भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ना एक नाम ऐसा है जो सिर्फ एक क्रांतिकारी का नहीं बल्कि एक पूरे विचार का प्रतीक है। एक ऐसा विचार जो आज भी जिंदा है। तो आइए आज समझते हैं भगत सिंह को और उनकी क्रांति के पीछे की उस शक्तिशाली सोच को। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हवा में उम्मीद से कहीं ज्यादा तनाव था। लाहौर सेंट्रल जेल। जरा सोचिए उस खामोशी के बारे में, उस भारीपन के बारे में जो उन दीवारों में कैद था। और उस वक्त घड़ी की सुइयां कहाँ थी? शाम के 7:33 पर। ये कोई आम समय नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वो पल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। तारीख थी 23 मार्च 1931। इतिहास की वो शाम जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। लेकिन इसमें एक बहुत हैरान करने वाली बात थी। यह फांसी तय तारीख से एक दिन पहले दी गई और सुबह की जगह शाम को। अब सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? और जानते हैं, इस बलिदान को जो बात और भी ज्यादा झकझोर देती है वो थी इन तीनों की उम्र। ये तीनों ही नौजवान, 25 साल के भी नहीं हुए थे। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो सवाल फिर वही है कि आखिर इन नौजवानों ने ऐसा क्या कर दिया था कि ब्रिटिश हुकूमत को उन्हें चुप कराने की इतनी जल्दी थी? चलिए, उनके उन दो बड़े कामों को समझते हैं जिन्होंने सच में पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें ना 30 अक्टूबर 1928 को हुए एक विरोध प्रदर्शन में हैं। हो ये रहा था कि साइमन कमीशन के खिलाफ लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। इस हमले में लाला लाजपत राय इतने ज्यादा घायल हुए कि 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। बस इसी घटना ने क्रांतिकारियों के दिलों में बदले की एक ऐसी आग भड़काई कि उनका निशाना बन गया जेम्स स्कॉट। लेकिन हुआ ये कि 17 दिसंबर को पहचानने में एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रांतिकारियों ने जेम्स स्कॉट की जगह एक दूसरे पुलिस अफसर जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया। मतलब बदला लेने का इरादा तो पक्का था, पर निशाना चूक गया। ये थी पहली बड़ी घटना। इसके बाद आया दूसरा और शायद उससे भी बड़ा कदम। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। जगह दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भरी सभा के बीच एक बम फेंका गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बम का मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं। ये बम दरअसल भगत सिंह के इस विश्वास का प्रतीक था कि व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। ये धमाका किसी इंसान के खिलाफ था ही नहीं, बल्कि ये तो पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट जैसे दमनकारी बिलों के खिलाफ था। ये एक सांकेतिक विरोध था, एक ऐसा विरोध जिसका मकसद था बहरी हो चुकी हुकूमत को अपनी आवाज सुनाना। और धमाके के बाद क्या हुआ? क्या वो भागे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो वहीं खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने हवा में पर्चे उछाले जिन पर साफ साफ लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और फिर उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। साफ है, उनका मकसद भागना था ही नहीं, बल्कि अपने संदेश को, अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था। अब देखिए, ये जो कार्रवाइयां थीं, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं थी। नहीं, ये एक पूरे संगठन की सोची समझी योजना का हिस्सा थीं। और उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। आपको पता है, पहले इस संगठन का नाम हुआ करता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने इसमें जानबूझकर एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का ऐलान था कि उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज को बनाने की है जहां मजदूरों और किसानों का शोषण ना हो। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। आखिर पिस्तौल और बम के पीछे की सोच क्या थी? वो कौन से दार्शनिक विचार थे जो इन क्रांतिकारियों को इतनी प्रेरणा दे रहे थे? भगत सिंह का एक वाक्य उनकी पूरी सोच को सामने रख देता है। वो कहते थे, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। मतलब एकदम साफ था कि असली हथियार पिस्तौल या बम नहीं है। असली हथियार तो वो विचार हैं जिनके लिए ये हथियार उठाए गए थे। तो फिर क्या थे उनकी क्रांति के मूल सिद्धांत?
पहला ये कि क्रांति हर इंसान का अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, आज़ादी जन्म से मिलने वाला हक है। तीसरा, समाज को चलाने वाले असली लोग मजदूर और किसान हैं। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सवाल पूछना और स्वतंत्र सोच, यही क्रांति की असली नींव है। जेल से लिखी गई उनकी ये एक पंक्ति उनकी गहरी देशभक्ति को बयां करती है। वो लिखते हैं, दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये देश के लिए एक बहुत गहरा प्रेम था। तो आखिर में भगत सिंह के लिए क्रांति का मतलब क्या था? क्या सिर्फ बम और पिस्तौल? नहीं, उनके लिए क्रांति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। एक ऐसी प्रक्रिया जो विचारों से, तर्क से और सवाल पूछने से चलती है। समाज में अन्याय को खत्म करने की एक कभी न रुकने वाली लड़ाई। बस यही था उनकी क्रांति का असली सार। तो अब आखिर में ये देखते हैं कि इन सारी घटनाओं और बलिदानों का स्थायी प्रभाव क्या पड़ा। आखिर ऐसी क्या बात है कि उनके विचार आज भी इतने जिंदा हैं? देखिए, ब्रिटिश हुकूमत ने उन 3 शरीरों को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो उस विचार को फांसी नहीं दे सके जो उन तीनों के अंदर जल रहा था। और यही भगत सिंह और उनके साथियों की सबसे बड़ी जीत थी और हुकूमत की सबसे बड़ी हार। और ये सब हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब वक्त की धूल में बड़ी बड़ी घटनाएं और कार्रवाइयां कहीं खो जाती हैं, तो वो कौन सी शक्ति है जो एक विचार को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है? शायद इस सवाल का जवाब भगत सिंह की विरासत में ही कहीं छिपा है।